नमस्कार, मैं लेखराम लारे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी आप लोग को इनकम टैक्स पढ़ाने वाला हूँ। इनकम टैक्स से मैं मकान संपत्ति से आय पढ़ाऊंगा अभी। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति से आय यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो इसका नियम मैं पूरा ये यहाँ पे बता दिया हूँ। इसी के आधार पर हमारा जो आगे सवाल है वो बनेगा। ठीक है, तो ये नियम बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मकान संपत्ति से आय बोला है तो मकान संपत्ति से किस तरह से आय प्राप्त होते हैं, कैसे आय प्राप्त होते हैं, उसका कैसे कैसे उपयोग किया जाता है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मकान संपत्ति से आय बोला है तो मकान संपत्ति से आय का मतलब ये होता है कि जो मकान होता है उसको किराए पर देने से जो लाभ प्राप्त होता है, जो आय मिलता है, वही होता है मकान संपत्ति से आय। उसी को कहते हैं मकान संपत्ति से आय। ठीक है, और इसके बाद है हमारा नियम। नियम पर आ जाते हैं। तो नियम पर आने तो मैं नियम पर बताया हूं। जो मकान होता है ना, जो मकान होता है उसका जो व्यक्ति रहेंगे मकान वाले, तीन प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपके पास मकान होगा या आपका मकान है तो आप उस मकान का इस चैप्टर के आधार पर या आयकर नियम के आधार पर उस मकान का आप तीन तरह से उपयोग कर सकते हो। पहला, आप अपने मकान पर आप स्वयं निवास कर सकते हो। दूसरा हो जाएगा हमारा स्वयं के मकान पर, स्वयं के मकान को क्या कर देना, किराए पर दे देना, या बोल सकते हो उस पर व्यापार चलाना। ठीक है, तो उसी को मैं यहाँ पर लिखा हूं। जैसे आपका मकान है तो आप अपने मकान पर स्वयं निवास कर सकते हो। ठीक है, अपने मकान पर क्या कर सकते हो, स्वयं निवास कर सकते हो। अभी बताया हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने मकान पर तीन तरह से उपयोग कर सकते हैं, मतलब अपने मकान का तीन तरह से उपयोग वो कर सकते हैं। पहला आएगा स्वयं के मकान पर स्वयं निवास करना, मतलब जैसे मेरा मकान है तो मैं अपने मकान पर निवास कर सकता हूं। ये हो जाएगा आपका पहला। अब दूसरा कंडीशन आता है, दूसरा किस तरह से उपयोग करके, दूसरा रहेगा अपने स्वयं के मकान पर व्यापार चलाना, व्यापार डालना या बिजनेस करना। ये हो जाएगा दूसरा। और ये हो जाएगा तीसरा उपयोग। तीसरा उपयोग में क्या होता है, जो अपना स्वयं का मकान होता है उसे क्या करते हैं, किराए पर दे देते हैं, किराए पर दे दिया जाता है। ठीक है, जिनसे उनको आय मिलता है। तो ये तीन ही प्रकार के आय की गणना इसमें करेंगे। ठीक है, जैसे आपका स्वयं निवास से आय रहेगा, व्यापार से रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, मकान किराए पर रहेगा। ठीक है जी, तो चलो आगे देखते हैं। जैसे मैं बताया कि जो किराएदार होते हैं, है ना, सॉरी, जो मकान मालिक होते हैं वो अपने मकान का तीन तरह से उपयोग करते हैं, ऐसा मैं बोला हूं। तो पहला उपयोग क्या करते हैं, स्वयं निवास के लिए। तो जब व्यक्ति या करदाता, कोई व्यक्ति या करदाता अपने स्वयं का मकान, अपने स्वयं का घर का, अपने स्वयं के रहने के लिए उपयोग करते हैं तो उसका गणना ऐसे किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको बताया हूं, उसका गणना हम इस तरह से करेंगे। ठीक है जी, स्वयं के मकान पर स्वयं व्यक्ति रहेगा या स्वयं के मकान पर मालिक स्वयं रहेगा तो उसका गणना ऐसे किया जाएगा, जिसको मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो इसी को बताया स्वयं के मकान में स्वयं निवास हेतु। ठीक है, जैसे मालिक स्वयं के मकान पर स्वयं निवास करेंगे तो इस तरह से उसका गणना करेंगे। तो हो जाएगा स्वयं के मकान पर स्वयं निवास हेड डाल देंगे, उसके बाद स्वयं निवास फिर से हेड डाल देंगे। क्या गणना कर रहे हैं, चैप्टर के हमारा मकान संपत्ति से आय, तो बोलेंगे मकान संपत्ति से आय की गणना। ठीक है जी, स्वयं निवास में बना रहा मकान संपत्ति से आय की गणना, तो बोलेंगे मकान संपत्ति से आय की गणना। इसके नीचे मैं नहीं लिखा हूं, लेकिन इसके नीचे जिस वर्ष के लिए हम सवाल बनाते हैं, जिस वर्ष के लिए प्रश्न सॉल्व किया जाता है, उस वर्ष को यहाँ पर लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमारा वर्ष क्या 2022-23 है ना, वित्तीय वर्ष को लिखते हैं तो हम बोलेंगे कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त वर्ष के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा विवरण और राशि, विवरण और राशि आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएंगे यहाँ पर, सकल वार्षिक मूल्य। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा आपका, सकल वार्षिक मूल्य, वो भी क्या रहेगा, नील रहेगा। सकल वार्षिक मूल्य लिखेंगे वो क्या रहेगा, नील रहेगा, उसका राशि नहीं आएगा। दूसरा आएगा, इसमें लेस किया जाता है नगर पालिका कर।
नगर पालिका कर, हम लोग मकान वाले शहरों में क्या होता है, मकान में रहते हैं उसका नगर पालिका को टैक्स देते हैं, उसी को कहते हैं नगर पालिका कर, नगर पालिका टैक्स, है ना, म्युनिसिपल टैक्स आ जाएंगे, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर रहेगा, लेकिन वो भी क्या रहेंगे, नील रहेगा। स्वयं के निवास में स्वामी स्वयं तो उसमें कुछ नहीं है, अगर गिन करके केवल एक ही पॉइंट आता है, वो है आपका ऋण पर ब्याज। ठीक है भैया, केवल गिन करके एक ही पॉइंट आएगा, वो है आपका ऋण पर ब्याज। ठीक है, तो जैसे मैं आपको लिखूं सकल वार्षिक मूल्य, वो क्या रहेंगे, नील रहेंगे, नगर पालिका कर वो भी क्या रहेगा, नील रहेगा। फॉर्मेलिटी के लिए लिख देना है, फॉर्मेलिटी के लिए लिख देना। उसके बाद यहाँ पर दोनों को करते हैं, उसके बाद क्या हमारा शुद्ध वार्षिक मूल्य आता है, उसको लिख देंगे। उसके बाद फिर से लेस करेंगे स्वीकृत कटौती, तो स्वीकृत कटौती में क्या करता है हमारा, एक कंडीशन पर मानक कटौती करता है, वो कितने परसेंट, 30%। मानक कटौती कितना करता है, 30%। तो मानक कटौती काटेंगे, वो भी क्या रहेगा आपका, नील ही रहेगा। मैं पहले ही बोला हूं कि ये जो आपका होता है मकान संपत्ति से आय, उसमें ब्याज के अलावा, ऋण पर ब्याज के अलावा कुछ भी पॉइंट नहीं रहता, कुछ भी पॉइंट आता ही नहीं, सभी के सभी नील या जीरो, नील या जीरो या डैश डैश रहता है। जैसे देखो नील लिखो, नील लिखो, नील लिखो, नील लिखो। अब इसमें देखो है ना, मानक कटौती 30% है, वो क्या रहेगा, नील। अब इसी के बाद में क्या आता है आपका, ऋण पर ब्याज। क्या आ गया भैया, आपका ब्याज आ गया। तो मैं अभी बोला हूं इसमें ब्याज के अलावा और कुछ भी पॉइंट नहीं आता है, तो इसमें केवल और केवल आपका ब्याज बस आएगा। इसी को लिखो, ऋण पर ब्याज क्या, XYZ, जो भी ब्याज रहेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, और लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। 1 मिनट, जैसे यहाँ पर ब्याज आएगा करके तो मैं बोल दिया हूं, तो ब्याज कहां से कहां तक रहेगा, ये जो ब्याज है ना, उसके लिए लिमिट बना के रखा है, लिमिटेशन है ना, लिमिट बना के रखा है। जैसे हम कर्जा लिए हैं, ये मेरा एक मकान है, इस मकान को मरम्मत करने या पुनर्निर्माण के लिए मैं कर्जा लिया हूं बैंक से, SBI बैंक से। इस मकान की मरम्मत के लिए या पुनर्निर्माण के लिए मैं 5 लाख का कर्जा लिया हूं। तो जो 5 लाख पर जो भी ब्याज आएगा उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए तक का ब्याज दे दूंगा, उससे ज्यादा ब्याज देना ही। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मैं कर्जा लिया हूं, ठीक है, मरम्मत के लिए, किसके लिए, मरम्मत के लिए मैं कर्जा लिया हूं। मरम्मत के लिए कर्जा कितने का, चलो 50 लाख का हम कर्जा लिया, कितने का, 50 लाख रुपए का हम कर्जा लिए। 50 लाख का क्या लिया भैया, कर्जा। तो 50 लाख का कर्ज लिया मतलब उस पर क्या निकलेगा, आपका ब्याज निकलेगा। तो ब्याज निकलेगा, तो ब्याज निकालेंगे, तो हमारा ब्याज कितना आ गया, सपोज हमारा ब्याज आ गया 1 लाख रुपए का ब्याज आ गया। कितने का आ गया, 1 लाख रुपए का। तो मैं अभी बताया हूं, अगर कर्जा मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए लिया रहेगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए तक का ही ब्याज देना है भैया, उससे ज्यादा ब्याज मत देना। जैसे मैं मरम्मत के लिए कर्जा लिया था, 50 लाख का मैं कर्जा लिया था मरम्मत के लिए, और मरम्मत के कर्जा का ब्याज कितना हो गया हमारा, 1 लाख। 50 लाख का ब्याज कितना हो गया, 1 लाख। तो ये आयकर नियम ने हमको बोला है भैया आप ना 30,000 से ज्यादा ब्याज मत देना करके बोला है। तो हम क्या करेंगे, मात्र 30,000 रुपए तक के ब्याज देंगे, बाकी को भूल जा बेटा बोल देंगे। ठीक है, बाकी को क्या बोल देंगे, भूल जा बेटा बोल देंगे, बाकी को भूल जाएगा। हम जैसे मरम्मत के लिए कर्जा लिए रहेंगे, उस पर ब्याज निकलेगा, और ब्याज अगर ज्यादा निकल गया तो हम मात्र 30,000 रुपए तक का ही ब्याज देंगे, उससे ज्यादा ब्याज नहीं देंगे। ठीक है, उसी को मैं लिखा हूं, देखिए यहाँ पर है, ऋण पर ब्याज मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए 30,000 रुपए तक का ब्याज दिया जाएगा, ये लिखा हूं। और उसके बाद नीचे में और लिखा हूं, क्रय या बनाने के लिए, कहने का मतलब है मकान बनाने या मकान खरीदने के लिए कर्जा लिए रहेंगे बैंक से या किसी भी व्यक्ति से, तो उसमें हमको 2 लाख रुपए तक का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं इसी को एक बार और समझा रहा हूं। जैसे मैं मकान खरीदने के लिए बंधन बैंक से, है ना, मकान खरीदने के लिए बंधन बैंक से कितने का, 1 करोड़ का कर्जा लिया हूं, 1 करोड़ का, कितने का, 1 करोड़ का। मकान खरीदने और बनाने के लिए बंधन बैंक से मैं 1 करोड़ का कर्जा लिया हूं, ऋण लिया हूं, 1 करोड़ का क्या लिया हूं, ऋण। तो मेरे को 1 करोड़ का ऋण लिया हूं, तो मेरे को ब्याज इस पर पटाना पड़ेगा, ब्याज तो मेरे को देना पड़ेगा। तो जब मैं ब्याज दूंगा तो 2 लाख से ज्यादा ब्याज नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को पहले से बोल दिया है, आयकर नियम ने बताया है कि 2 लाख से ज्यादा ब्याज देना ही नहीं है। भले ब्याज आपका 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख आ जाए, आपको 2 लाख से ज्यादा ब्याज
नहीं देना है। किसके लिए? मकान खरीदने और बनाने के लिए भैया। ठीक है जी, चलो तो इसी बात को मैं यहाँ पर बताया हूँ, आपको सवाल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो ऋण पर ब्याज जैसे हम लगाएंगे तो मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए अगर हम ऋण लिए रहेंगे तो 30,000 तक ब्याज देंगे। 30,000 से कम रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा भैया। ठीक है, ज्यादा रहेगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके बाद क्या है, मकान खरीदने या बनाने के लिए अगर कर्जा लिया रहेगा उस कर्जे पर हमको ब्याज देना होगा तो 2 लाख से ज्यादा ब्याज हम नहीं देंगे। 2 लाख से कम या 2 लाख तक ही ब्याज दिया जाएगा, उससे ज्यादा ब्याज देना ही है। ये 30,000 से ज्यादा ब्याज और 2 लाख से ज्यादा ब्याज देना ही है, कभी दिया ही नहीं जाएगा। ये आयकर नियम के अनुसार बोला है कि अगर आप मरम्मत के लिए लेते हो तो उससे ज्यादा, किससे ज्यादा, 30,000 से ज्यादा ब्याज मत देना, और अगर खरीदने के लिए लिए हो तो 2 लाख से ज्यादा ब्याज मत देना भैया करके बोले तो ऐसा नहीं देना है। क्लियर है? तो इसके बाद हमारा क्या होता है, टोटल। ये सवाल हमारा क्या होता है, टोटल। ये देखो, सकल वार्षिक मूल्य नील, नगर पालिका में शुद्ध वार्षिक मूल्य नील, मानक कटौती है ना, ये भी तुम्हारा क्या रहेगा, नील। इसके बाद आ जाएगा आपका ऋण पर ब्याज, तो ऋण पर ब्याज ही बस आएगा, जो भी राशि दे रहे हैं उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। किसमें आएंगे, माइनस में, क्योंकि ब्याज देंगे तो हमको हानि होगा। ब्याज देते हैं मतलब हमको हानि होता है कि नहीं होता है, हमारा पैसा एक्स्ट्रा जाता है तो हानि होता है। तो हानि होता है उसको क्या कहेंगे, मकान संपत्ति से हानि। एक सवाल हमारा बन गया। अब दूसरा आता है स्वयं के व्यापार में स्वयं का व्यापार करना। दूसरा कंडीशन में बताया हूं, स्वयं के व्यापार में अगर स्वामी स्वयं का व्यापार करेगा तो उसका गणना ही नहीं करना है, उसको ब्लैंक छोड़ देना है, एक नियम पर चिपका देना है और छोड़ देना है। ठीक है, जैसे स्वयं के मकान पर स्वयं का व्यापार करेगा तो उसका लेखा नहीं करना है, उस क्वेश्चन का गणना नहीं करना, मतलब उस पॉइंट का गणना नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना। कोई भी व्यक्ति या करदाता स्वयं के मकान पर स्वयं का बिजनेस या स्वयं का व्यापार करता है तो उसका लेखा नहीं किया जाएगा, उसका गणना नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसका कुछ नहीं होता, इसका गणना नहीं किया जाता, बस करके लिखा हूं। ठीक है जी, तो हमारा पहला हो गया स्वयं निवास का, दूसरा हो गया व्यापार का, तीसरा आता है हमारा मकान किराए का। ठीक है, और यही हमारा इंपॉर्टेंट है, इसी का काम हमको इस पूरे चैप्टर पर करना है। ठीक, तो जैसे हमारा मकान है, अपने मकान को हम किराए पर देते हैं तो उसी का गणना इसमें करना है, क्योंकि उससे हमको क्या मिलेगा, आय मिलेगा, लाभ होगा, राशि मिलने लगेगा। ठीक है, तो उसी का गणना करेंगे। तो जैसे हमारा बताया हूं, तीसरा मकान किराए पर देना या मकान को किराए पर दिया है तो क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम मकान को किराए पर दे रहेंगे तो हमको उसका क्या करना होगा, गणना करना होगा। उसका गणना करेंगे ऐसे। ये प्रारूप के अलावा एक और अन्य पॉइंट नहीं आता, ये प्रारूप को तरीके से माइंड में बैठा लेना, आपसे सवाल तीनों चुटकी में बनेगा भैया। ठीक है, बस ऐसे बजाते चलोगे आप। तो आपका क्या है, मकान किराए पर देना है, तो मकान किराए पर दे दिया है तो उसको क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो गणना करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, और फॉर्मेट रहेगा, हमारा प्रारूप रहेगा। तो इसी के आधार पर क्या करेंगे, हम सवाल की गणना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है मकान किराए पर, एक में डाल देंगे मकान किराए पर, जिसको भी दिया राउंड वन स्वर्ण वन जो भी लिख दो भैया। उसके बाद क्या, मकान संपत्ति से आय की गणना। उसके बाद क्या आ जाएंगे, मकान संपत्ति से आय की गणना पड़ा तो क्या लिखेंगे, मकान संपत्ति से आय की गणना। इसके बाद लिख देंगे विवरण, इधर आ जाएगा आपका राशि। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है भैया, सकल वार्षिक मूल्य। सबसे पहले क्या आ जाएंगे, यहाँ पर जो इसमें आया वो भी इसमें आएंगे, जो पॉइंट इसमें है वो सारे के सारे पॉइंट इसमें है। इसमें ना कुछ कुछ पॉइंट को मैं छोड़ दिया हूं क्योंकि इसमें वो आता ही नहीं है, तो क्या मतलब लिखने से, ऐसा करके मैं उसको छोड़ दिया हूं, लेकिन इसमें उसको मैं लिख दिया हूं। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे, जो पॉइंट इसमें वो पॉइंट इसमें है। इसमें छोड़ने का कारण यही है कि उसमें राशि नहीं आती, इसलिए उसको मैं छोड़ दिया हूं। ठीक है भैया, तो चलो किराए का देखते हैं। तो किराए का जैसे हमारा मकान रहेगा तो लिखेंगे मकान किराया, मकान संपत्ति से आय की गणना, ये हो जाएगा विवरण, ये हो जाएंगे राशि। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आ जाएगा सकल वार्षिक मूल्य। सबसे पहला पॉइंट आपका आ जाएगा सकल वार्षिक मूल्य। तो सकल वार्षिक मूल्य आपको बुक में निकाल करके नहीं दिए रहेंगे, आपको निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालोगे ये मैं बताया हूं, ये देखो यहां में मैं बताया हूं सकल वार्षिक मूल्य कैसे निकलता है। सकल वार्षिक मूल्य निकालने का बहुत ही आसान और एकदम सरल तरीका है, जिसको आप एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आप वास्तविक प्राप्त किराया देखना, और वास्तविक प्राप्त किराए के बाद उचित किराया मूल्य देखना। उसके बाद क्या देखना, नगर पालिका मूल्य देखना। ये तीनों को देखना, और तीनों में जो सबसे ज्यादा रहेगा वही आपका क्या बन जाएगा भैया, सकल वार्षिक मूल्य बन जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर है वास्तविक प्राप्त किराया, उसके बाद है उचित किराया मूल्य, उसके बाद है नगर पालिका मूल्य। ये तीनों में जो सबसे ज्यादा रहेगा, जिसकी राशि सबसे ज्यादा रहेगी, वही बन जाएगी आपका यहाँ पर क्या, सकल वार्षिक मूल्य। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहीं पे बता रहा हूँ। वास्तविक प्राप्त किराया आपका कितने का है, 5000 का है। ठीक है, उचित किराया मूल्य आपका कितने का है, 2000 का है। उसके बाद नगर पालिका मूल्य आपका कितने का है भैया, 3000 का। अब ये तीनों में देखो जो सबसे ज्यादा होगा वो क्या बन जाएगा, आपका सकल वार्षिक मूल्य बन जाएगा। तो तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा है, ये तीनों में सबसे ज्यादा आपका 5000 है, तो यही 5000 आपका क्या बन जाएगा भैया, सकल वार्षिक मूल्य। तो यहाँ पर सकल वार्षिक मूल्य कितने का हो जाएगा, 5000 रुपए ऐसा हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद दूसरा आता है मकान खाली। दूसरा हम लेस करेंगे, माइनस कर देंगे मकान खाली। अगर हम किसी व्यक्ति को मकान किराए पर दिए हैं और वो मकान वाले बीच में मकान को छोड़ करके चले जाते हैं, तो जितने दिन खाली रहेगा उतने दिन को क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, मकान खाली से हानि आता है, तो जो भी मकान हमारा खाली का राशि निकलेगा उसको यहाँ पर ला करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको बोला जाता है मकान खाली या मकान खाली से हानि। तो मकान खाली रहेगा, उसका राशि यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, भगवान श्री राम को मैंने 1 वर्ष के लिए अपना मकान किराए पर दिया था। अब वो 1 वर्ष नहीं रहे, वो 9 महीना रहे और 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, है ना। 9 महीने रहे और 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। तो 12 महीने के लिए दिया था, कितने महीने रहे, 3 महीना, सॉरी कितने महीने रहे, 9 महीना। तो 3 महीना मेरा मकान खाली पड़ा है जी, तो 3 महीना मेरा मकान क्या है, खाली। तो 3 महीने मकान खाली का राशि यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद क्या है, नगर पालिका कर। आगे क्या है आपका, नगर पालिका कर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नगर पालिका कर आ जाएगा। जैसे हम मकान शहर में है हमारा मकान, तो हमको नगर पालिका कर देना पड़ता है, तो जो भी हम नगर पालिका कर देंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो नगर पालिका कर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका अप्राप्त किराया। अप्राप्त किराया जो गत वर्ष का रहेगा, पिछले साल का किराया जो प्राप्त नहीं हुआ है ना, पिछले साल का बकाया किराया जी, बकाया किराया बोल सकते हैं और गत वर्ष का किराया बोल सकते हैं, अप्राप्त किराया बोल सकते हैं, अदत्त किराया बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। जैसे पिछले साल का मेरा 20,000 का किराया बाकी है, आप दिए नहीं हो, उसका लेकर यहाँ पे मैं कर दूंगा, उसी को बोला जाता है अप्राप्त किराया। एग्जाम्पल समझ में आया। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है रामू नाम का, उन्होंने मेरा पिछले साल का किराया नहीं दिया है, तो पिछले साल का किराया नहीं दिया, वो इस साल प्राप्त हो गया, तो इस साल प्राप्त हो गया, तो उस किराए को क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा, उसी को बोला जाएगा अप्राप्त किराया गत वर्ष का। क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, ये सकल वार्षिक मूल्य में ये मकान खाली को घटाना है, नगर पालिका कर को घटाना है, अप्राप्त किराया को घटाना है। ये घटाने के बाद जो भी राशि यहाँ पे बचेगा, एक्स वाई जेड में जो भी राशि यहाँ पे बचेगा, उस राशि को कहा जाएगा शुद्ध वार्षिक मूल्य। ठीक है, सकल वार्षिक मूल्य में मकान खाली की राशि को घटा देंगे, उसके बाद नगर पालिका कर को घटा देंगे, उसके बाद गत वर्ष की अप्राप्त किराया को घटा देंगे। इन तीनों को घटाने के बाद जो भी राशि बचेगा उस राशि को क्या कहेंगे, यहाँ पर शुद्ध वार्षिक मूल्य कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम इसी में कटौती करेंगे। क्या कटौती करेंगे, स्वीकृत कटौती करेंगे। तो स्वीकृत कटौती करेंगे तो बोलेंगे स्वीकृत कटौती। तो स्वीकृत कटौती में सबसे पहले आपका जाएगा मानक कटौती। सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, मानक कटौती देना होगा। तो मानक कटौती कहां से निकलेगा, ये जो आपका शुद्ध वार्षिक मूल्य आएगा, यहाँ पे जो भी राशि आएगा उसी का 30% आपको क्या देना होगा, मानक कटौती देना होगा। यहाँ पर हमको पहला मानक कटौती देना है, तो मानक कटौती कहां से देंगे, ये जो आपका शुद्ध वार्षिक मूल्य आया है ना, उसी का 30%, कितना परसेंट, 30% निकालेंगे और मानक कटौती में दे देंगे, मानक कटौती चला जाएगा। इसके बाद आएगा हमारा ऋण पर ब्याज। तो ऋण पर ब्याज बुक में निकाल करके दे रहेंगे, जो भी ऋण पर ब्याज रहेगा उसको यहाँ पर लगा देंगे, और अगर ऋण पर ब्याज नहीं दे रहेंगे तो ब्याज की गणना करके यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध वार्षिक मूल्य में यहाँ पर मानक कटौती और ऋण पर ब्याज दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, मकान संपत्ति से आय। क्या कहलाएगा भैया, मकान संपत्ति से आय कहलाएगा। जो भी राशि आएगी उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और नोट लिखा हूं, जैसे प्रश्न में अगर नगर पालिका कर दिए हैं तो उसका कुछ नियम रहता है, उसको मैं बता रहा हूं। नगर पालिका कर अगर अदत्त रहेगा, है ना, नगर पालिका कर अगर अदत्त रहेगा
लेखा ही नहीं करना है, इसीलिए मैं उसको कट लगाया हूँ। नगर पालिका कर अगर अदत्त रहता है तो उसका लेखा यहाँ पर नहीं किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा बात, नगर पालिका कर किराएदार द्वारा दिया गया है। जैसे नगर पालिका कर है और नगर पालिका कर कौन पटाया है? किराएदार। किराएदार नगर पालिका का कर पटा दिया तो उसका भी लेखा नहीं किया जाएगा। उसमें नगर पालिका कर क्या हो जाएंगे? ब्लैंक रहेंगे, नील रहेगा, डेस रहेगा, छूट जाएगा भैया, ठीक है। उसका भी लेखा नहीं करना है। उसके बाद क्या है? नगर पालिका कर मालिक या स्वामी ने दिया है। नगर पालिका कर का लेखा तभी करेंगे जब मालिक स्वयं मकान मालिक उस कर का भुगतान करेगा, उस कर को पटाएगा, उसी का लेखा यहाँ पे किया जाता है। अदत्त नगर पालिका कर का लेखा नहीं करते हैं। किराएदार जैसे पटाता है ना नगर पालिका कर को, तो उसका भी लेखा नहीं करते हैं। नगर पालिका का भुगतान कब करते हैं? उसका लेखा कब करते हैं? जब घर का मालिक स्वयं उसको पटाता है, तब उसका लेखा यहाँ पर किया जाता है, ठीक है जी। तो एक बेसिक सा नोट है, वैसे मैं इसको सवाल में बता दूंगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। और अगर जैसे नगर पालिका कर नहीं दे रहा है, देखो नगर पालिका कर नहीं दे, क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं दिया है, तो किसमें से निकालेंगे? नगर पालिका मूल्य से निकालेंगे। नगर पालिका मूल्य से निकाला जाएगा। नगर पालिका कर हमेशा नगर पालिका मूल्य से निकलेगा, ठीक है। तो यह है हमारा प्रारूप है ना, मकान संपत्ति साइन गणना का प्रारूप है। मकान संपत्ति इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पूरा नियम है, ये नियम मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। इसी के आधार पर हमारा आगे प्रैक्टिकल सवाल बनेंगे, सवाल बनाया जाएगा इसी के आधार पर। तो ये हमारा तो कंप्लीट है। जैसे यहाँ पर जो भी विद्यार्थी है इसको देख लेना है ना, देख करके उतार लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है जी। तो आप इसको क्या करना, उतार लेना। तो ठीक है, मिलते हैं, है ना। तो ठीक है, ये जो मैं समझाया हूँ वो आपको अगर समझ में आया होगा और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसी प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे, ठीक है। ऐसी सवाल आपको प्रतिदिन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, सीधे सवाल में मिलेंगे। बाय बाय, धन्यवाद।